अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर हाज़िर हूँ। मेरी आज की कहानी है छलका खुशियों का पैमाना। अगर मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो अब मैं शुरू करती हूँ। जाड़े की शाम बहुत जल्द सुरमई हो गई थी। सर्द हवाओं ने मौसम को और सर्द बना दिया था। मैं एक बार फिर से राग़िब के कमरे में चला आया। वो सो रहा था। मेरी नज़रें उसके चेहरे पर रुक गईं। कितना मासूम लग रहा था वो, नींद की वादियों में खोया हुआ। मैंने झुककर उसके ज़रा से खुले मुंह को हौले से बंद कर दिया। लिहाफ जो सरक कर कानों तक आ गया था, उसे सर तक करके मैं दबे पांव उसके कमरे से निकल आया। गिने चुने तो दिन बचे थे, फिर राग़िब पढ़ने के लिए मुल्क से बाहर चला जाता। मैं बहुत खुश था। मेरे मिलने वाले दोस्त, अहबाब, मेरे अपने सब खुश थे। मेरे अपने सोचते सोचते मैंने सर झटक दिया, मगर सोच का तूफ़ान कहाँ रोक पाया था मैं। मेरे अपने पर मेरे सामने अम्मी का शफ़क़त भरा चेहरा और अब्बू का रोबदार चेहरा गुडमुड होने लगा। कई साल बीत गए थे, मैं गाँव नहीं जा पाया था। कितने साल मैं उंगलियों पर गिनने लगा। 4, 6, 8, नहीं 10 या 12। हाँ, 12 साल मुझे याद है। उस वक्त राग़िब की माँ हयात से थी। बहुत मना कर ले गया था उसे। वो तो जाना ही नहीं चाहती थी। कहती थी मुझे गांव का माहौल बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है, मगर वहाँ मेरे माँ बाप रहते हैं। मेरी आवाज़ धीमी हो गई थी। तो आप जाएं, मुझे और राग़िब को रहने दें। उसके मुंह बना लेने पर मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। कितना समझाकर उसे राज़ी कर पाया था। तब कहीं जाकर वो तैयार हुई थी और हम तीनों गांव चले आए थे। अम्मी तो सदके जा रही थी, मगर अब्बू नाराज़ से थे। ये नाराज़गी भी बहुत अजीब होती है। क्यों चले आए? अभी नहीं आना था ना? अब्बू की गरजदार आवाज़ पर मैं सर झुकाए खड़ा था। ये अब्बू का प्यार था या गुस्सा, मुझे समझ नहीं आ रहा था। वो तो राग़िब की माँ की मेहरबानी थी, जो मुझे ये समझाने में कामयाब हो गई थी कि आपके अब्बू को हमारा यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है। देखा नहीं कैसे मना कर रहे थे यहाँ आने से? बस फिर क्या था, दूसरे दिन सुबह की बस पकड़कर स्टेशन और स्टेशन से दिल्ली अपने घर। फिर कभी नहीं गया गांव। अम्मी अब्बू को यहाँ आए भी 8 बरस हो गए थे। राग़िब की अम्मी के इंतकाल पर आए थे वो दोनों। मैं एक सर्द आह भरकर एक बार फिर राग़िब के कमरे में चला आया। वो अब तक सो रहा था। मैं उसके पलंग पर बैठ गया। उसे जी भर के देख लेना चाहता था। फिर जाने वो कब आए या ना आए। मेरी तरह मेरी आँखें भर आईं। मैं अपनी उंगलियां उसके बालों में फेरने लगा। नज़रों के सामने गुज़रे दिनों की एक फ़िल्म सी चल पड़ी थी। मैं भी तो राग़िब जैसा ही था। जब अपने गांव से 10वीं पास करने के बाद पढ़ाई के लिए दिल्ली आ रहा था। अब्बू मुझे छोड़ने स्टेशन तक आए थे। सामान गाड़ी में रख कर वो मेरे पास ही बैठ गए थे। बहुत थके थके से लग रहे थे। कितनी हिदायत दे रहे थे, वक्त पर खाना खाने की, पढ़ाई में दिल लगाने की, नमाज़ें नहीं छोड़ने की, सुबह जल्दी उठने की और पाबंदी से ख़त लिखने की। हाँ, जब मैं दिल्ली आया था उस वक्त अब्बू के पास मोबाइल या पीएनटी कहाँ थी। तब तो मैं ख़त ही लिखता था और मैं अब्बू की हर हिदायत पर सर खम करके जी बेहतर ही कह रहा था। आखिर में अब्बू ने मेरे सर पर हाथ रखते हुए कहा था, अगर हमारे गांव में कॉलेज होता तो मैं तुम्हें खुद से अलग हरगिज़ नहीं करता। मगर क्या करूं, वो रुक गए। मैं उनकी आंखों में देखने लगा। रोब जो उनका खासा था
مجھے ان کی آنکھوں میں کہیں نظر نہیں آیا۔ نظر آیا تو صرف نمی۔ میں نے وہی نمی اپنی آنکھوں میں محسوس کیا تو فوراً میری ہتھیلی میری آنکھوں پر رک گئی۔ میرے آنسو نکل رہے تھے۔ آنسو کے کچھ قطرے راغب کے چہرے پر گرے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ پاپا، آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہ میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ بالکل ٹھیک ہوں، میں ہولے سے مسکرا کر بولا۔ پھر یہ آنسو؟ وہ اپنی انگلیوں سے میرے گال صاف کرنے لگا۔ اچھا، سمجھ گیا، میں جانے والا ہوں اس لیے آپ کے آنسو نکل رہے ہیں۔ مگر پاپا، میں زیادہ دنوں کے لیے کب جا رہا ہوں؟ پڑھائی مکمل ہوتے ہی لوٹ آؤں گا۔ مجھے لگا میں ابو کے سامنے کھڑا انہیں دلاسا دے رہا ہوں۔ میں بھی تو اسی طرح انہیں دلاسا دیا کرتا تھا، کبھی عید پر آؤں گا کہہ کر، کبھی گرمی کی چھٹی پر تو کبھی پوجا کی چھٹی میں، اور وہ تو بہل ہی جاتے تھے۔ مگر میں بہل نہیں پا رہا تھا۔ میرے تو آنسو گر رہے تھے، میرا تو دل بیٹھا جا رہا تھا۔ مجھے تو ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ کیا میرے ابو کو بھی میرے گاؤں نہیں جانے کے فیصلے پر ایسا ہی لگا ہوگا؟ راغب کی باتیں مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں راغب کے پاس سے اٹھ کر ٹیرس پر آ گیا۔ میرے اندر الاؤ جل رہا تھا۔ امی ابو کا چہرہ آنکھوں میں رک سا گیا تھا۔ کبھی انہوں نے مجھے واپس بلانے کے لیے زور نہیں ڈالا تھا۔ ابو ہمیشہ کہتے تھے، تم جہاں رہو خوش رہو، اور میں اب تک اپنی زندگی میں خوش ہی تو تھا۔ تبھی تو یہ احساس نہیں ہو پایا تھا کہ میرے پیچھے امی ابو پر کیا گزری ہوگی۔ آج اگر راغب کو جانا نہیں ہوتا تو یہ احساس عمر بھر نہیں ہوتا۔ مگر راغب کے جانے کا سوچ کر ہی میں بجھا جا رہا تھا۔ کھانا کھا کر میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ آج کی رات مجھے بہت بڑی لگ رہی تھی۔ آنکھوں میں گاؤں والا گھر گھوم رہا تھا۔ بڑا سا آنگن میں امرود اور آم کے بڑے بڑے پیڑ۔ گرمی کے دنوں میں ابو امرود کے پیڑ پر جھولا ڈال دیا کرتے تھے۔ کیا اب بھی وہ امرود کا پیڑ ہوگا؟ کیا آج بھی آم ویسے ہی میٹھے ہوں گے؟ امی اب بھی لکڑیوں میں کھانا بناتی ہوں گی؟ امی کو دیکھے بھی تو 8 سال بیت گئے تھے۔ کہاں جا پاتا تھا میں ان سے ملنے؟ جب ملنے کا سوچتا اپنے خرچوں کا حساب کتاب کرنے لگتا، اور آخر میں یہی مناسب لگتا کہ جتنا پیسہ جانے آنے میں خرچ ہوگا اتنا پیسہ گاؤں بھیج کر اپنے بیٹے ہونے کا فرض ادا کر دوں۔ یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر راغب نے بھی یہی کیا تب؟ میں لیٹے سے اٹھ بیٹھا۔ لحاف پرے کرنے کے بعد تیزی سے راغب کے دروازے پر آ کر رک گیا۔ راغب! میں نے دروازہ نوک کرتے ہوئے اسے پکارا۔ وہ فوراً آ گیا۔ کیا ہے پاپا؟ آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ مجھے دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہوں۔ میں دروازے پر کھڑا رہا۔ اندر تو آئیں؟ وہ ذرا سا ہٹ کر مجھے راستہ دیتا ہوا بولا تو میں بجھے قدموں سے اندر آ گیا۔ میں سوچ رہا ہوں تمہارے جانے سے پہلے ایک بار گاؤں ہوا ہوں۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر بڑے پیار سے راغب کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے کا رنگ گاؤں کے نام پر بدل کر رہ گیا تھا۔ میں چپ چاپ اسے دیکھ رہا تھا۔ 2-1 دن میں لوٹ آؤں گا، میں اسے منانے لگا۔ اوکے، جیسی آپ کی مرضی۔ وہ راضی ہو گیا تو میں مسکرا کر اس کے کمرے سے نکل آیا۔ وقت موسم کی طرح ہی تو بدل گیا تھا۔ پہلے میں گاؤں جانا نہیں چاہتا تھا، اور اب مجھے اپنے ماں باپ سے ملنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ مجھے اکیلے گاؤں جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ کتنے سال تو یوں ہی خیریت پوچھتے پوچھتے ہی گزر گئے تھے۔ اب ان سے ملنے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہا تھا میں۔ راغب کو منا رہا تھا میں۔ ملک سے باہر جانے سے پہلے اسے دادا دادی سے ملوانا چاہتا تھا میں، یا اس کے بہانے میں خود ملنا چاہتا تھا ان سے۔ دوسرے دن ہم دونوں شام والی ٹرین سے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئے۔
स्टेशन से बस पकड़कर अपने गांव जाना था। बस गांव के बाहर वाली सड़क पर उतारकर चलती बनी। मैं और रागिब अपना सामान उठाए कच्ची सड़कों को पार करते आगे बढ़ रहे थे। मेरे कदम बोझल से हो रहे थे। अम्मी अब्बू का सामना करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। पता नहीं अब्बू का रवैया कैसा होगा। मैं खेतों के बीच से गुजर रहा था। खेत को पार करते ही मकानों का सिलसिला शुरू हो गया। कई कच्चे मकान पक्के हो गए थे, कई अब तक कच्चे ही थे। लोगों का आना जाना हो रहा था। कई लोग पहचान कर सलाम कर रहे थे और कई यूं ही चुपचाप से पार हो रहे थे। मैंने घूम कर रागिब को देखा। वो कानों में हेडफोन लगाए और हाथों में बैग उठाए चला आ रहा था। मैं अपने घर के सामने आकर रुक गया। मेरा घर। मैं उस घर को निहार रहा था जो कभी बड़ा खूबसूरत हुआ करता था, सफ़ेदी में नहाया हुआ, मगर अब दीवारों पर से सफ़ेदी गायब थी। सेहन के एक तरफ की दीवार गिरी हुई थी। मैंने चोर नज़रों से रागिब को देखा। वो मुझे ही देख रहा था, जैसे पूछ रहा हो, ये है आपका घर? हाँ, यही है, चलो अंदर चलते हैं। मैं ये कहता लकड़ी के दरवाजे को छोड़कर गिरी दीवार को पार करता सेहन में चला आया। इन गिरी दीवारों को फिर से खड़ी करूँगा। दिल में एक नई सोच सर उठा रहा था। पैरों की चाप पाकर अम्मी कौन है कहती बाहर आईं। हम दोनों को देखकर उनके कदम रुक गए। शहाब, मेरे बच्चे। मैं इतना ही सुन पाया, क्योंकि इससे आगे वो बोल ही कहाँ पाई थी। उनकी आवाज़ भर्रा गई थी। मैं गौर से उनके चेहरे को देख रहा था। कितनी झुर्रियाँ आ गई थीं। आँखें अंदर की तरफ धंस गई थीं, या शायद मेरी राह देख देख कर थक गई थीं। मैं अपना सामान छोड़कर उनसे लिपट गया। कौन है? अंदर से अब्बू की आवाज़ सुनाई दी। दिल चाहा भागकर उनसे भी लिपट जाऊं, मगर इतनी बेतकल्लुफ़ी अब कहाँ थी। अब तो बरसों का फासला था जिसको पाट पाना मुश्किल था। कौन है? वो दोबारा पूछ रहे थे। रागिब बैग छोड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया था और मैं बाहर ही खड़ा रहा। पापा आए? अंदर से रागिब की आवाज़ आई तो मैं अम्मी का हाथ थामे अंदर आ गया। अब्बू सामने पड़ी चारपाई पर बैठे थे, कमज़ोर लग रहे थे। मैं सलाम करके खड़ा रहा। अम्मी दीवार से लगी दूसरी चारपाई बिछा रही थीं। उसे बिछाने में मैं उनकी मदद करने लगा। रहने दो, ये काम वो रोज़ करती है, आज भी कर लेगी। अब्बू का लहजा बड़ा तीखा सा था। अम्मी चारपाई बिछा चुकी थीं। मैं चारपाई पर बैठ गया। आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? बस में सीट तो मिल गई थी ना, या खड़े खड़े आना पड़ा? अब्बू रागिब से पूछ रहे थे। नहीं, बहुत आराम से आया हूँ, सीट मिल गई थी। मैं रागिब से पहले बोल पड़ा। वाह, बहुत आराम से? वो हंस पड़े। तुम्हें तो हमेशा यही शिकायत रहती थी, स्टेशन से बस में खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। आप बस भी करें, दोनों थके हुए आए हैं, ज़रा आराम कर लेने दें, फिर बातें होंगी। अम्मी पानी का गिलास भर लाई थीं। अब्बू की बात काट कर कहने लगी। आराम से बात होगी। अब्बू उठ खड़े हुए। उनकी नमाज का वक्त हो रहा था शायद। आराम करते करते इनके जाने का वक्त हो जाएगा, फिर करना इन दीवारों से बातें हमेशा की तरह। अब्बू पैरों में जूता पहनकर बाहर की तरफ निकल गए। मेरे दिल में एक कील सी चुभ गई। रागिब ने कन अखियों से मेरी तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो, मेरे जाने के बाद आप भी दीवारों से बातें करेंगे। मैं पानी पीकर सेहन में आ गया। सेहन में आम और अमरूद के पेड़ अब भी थे। आमों पर फूल आ गए थे। अमरूद के पेड़ पर झूला लगा हुआ था। मैं झूले के पास आकर रुक गया। एक कोने में गीली मिट्टी का ढेर पड़ा था। शायद अम्मी उस मिट्टी से कच्चे सेहन को लीप रही थी, क्योंकि आधा सेहन ताज़ा लीपा हुआ लग रहा था।
मैं अपने घर को घूम घूम कर देख रहा था। रागिब आम के पेड़ के पास खड़ा हाथ ऊपर उठा उठाकर मोबाइल का टावर चेक कर रहा था। सहन में बड़ी खूबसूरत धूप फैली थी। शहर में धूप कहाँ मिलती थी। मैं आम के चबूतरे पर बैठ गया। धूप की गर्मी के साथ साथ अपने घर की मोहब्बत भी गर्मी के रूप में मेरे रगों में दौड़ने लगी थी। अम्मी दूध और गुड़ ले आईं। रागिब ने इनकार कर दिया मगर मैं पी गया। मुझे गुड़ और दूध बहुत पसंद था। शाम फिर से सुरमई हो रही थी। अम्मी खाने की तैयारी करने लगीं। अब्बू मगरिब की नमाज के बाद घर आए। कब जाना है? वो आते ही पूछने लगे। इस बार नहीं जाऊंगा, मैं बैग से कंबल निकालते हुए बोला तो रागिब ने हैरत से मुझे देखा। मैं धीरे से मुस्कुरा कर रह गया। अम्मी का रोटी बनाता हाथ रुक सा गया। अब्बू खनखार कर गला साफ करने लगे। कल जाओगे या परसों? वो टोपी उतार कर अपनी चारपाई पर रखते हुए गोया हुए थे। इस बार वापस जाने के लिए नहीं आया हूँ। रागिब इस महीने के आखिर में मुल्क से बाहर जा रहा है और मैं सोच रहा हूँ यहीं रह जाऊँ आप लोगों के पास। मैं सर झुकाए खड़ा था। लगता है तुम्हारा लल्ला बौरा गया है। अब्बू का कहकहा बुलंद हुआ था। पापा? रागिब ने पास आकर धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मैं उसकी आंखों में देखने लगा। आपने बहुत खूबसूरत फैसला किया है पापा। अब मैं सुकून से जा पाऊँगा, वरना मुझे भी आपको तन्हा छोड़कर जाना बड़ा गिरा गुजर रहा था। मुझे यही लग रहा था कहीं आपको भी दीवारों से बातें न करनी पड़े। कहते कहते उसकी आंखें भीग गईं। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। अब्बू और अम्मी के लिए ये मंजर हैरान कुन था। उनके चेहरों पर रौनक बिखर गई थी। उनकी खुशियों का पैमाना जो कब से खाली पड़ा था, आज वो छलक गया था। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी अगली वीडियो में एक ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।